गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। आज श्वसन संबंधी आयतन अभी रहेगा हमारा। श्वसन संबंधी आयतन। हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है ज्वारीय आयतन। कौन सा है? ज्वारीय आयतन, ठीक है। टीडल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें क्या है और क्या नहीं है वो हमें देखना है। इसमें जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब अंतःश्वसन और निश्वसन, ठीक है, उसमें हम टोटल कितना जो एयर होता है, जो वायु होती है, उसको हम अंतर और बाह्य टोटल मिला के कि हमने इंस्पायरेशन किया, अंतःश्वसन किया तो कितनी वायु अंदर ली, हमने एक्सपायरेशन किया, हमने निश्वसन किया तो कितनी वायु जो एयर है वो हमने क्या की, आउट की, बाहर निकाली। तो इसमें वही दे रखा है कि एक हेल्थी ह्यूमन जो है, स्वस्थ मनुष्य, लगभग 6 से 8 हजार मिलीलीटर वायु प्रति मिनट, ठीक है ना। 6 से 8 हजार मिलीलीटर, हाँ, प्रति मिनट वायु क्या करता है वो, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। आगे बात समझ में? ज्वारीय आयतन, टीडल वॉल्यूम, इसे शॉर्ट में टीआई, टीवी, आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है। तो एक ये कह रहा है कि एक हेल्थी ह्यूमन, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, मतलब अंतःश्वसन और निश्वसन के दौरान, के दौरान जो वायु है, जो एयर है, उसे 1 मिनट की बात कर रहा है तो 6 से 8 हजार, 6 to 8 thousand मिली लीटर प्रति मिनट, वो जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो कौन सा होगा? लिखो, रीडिंग लगाओ। ज्वारीय आयतन, ठीक है, हेडिंग लगाओ, ज्वारीय आयतन, टीडल वॉल्यूम, लिखो इसमें। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग 6 हजार से 8 हजार, 6 हजार से 8 हजार मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से, वायु प्रति मिनट की दर से इंस्पायरेशन, मतलब अंतः श्वसन, दर से अंतः श्वसन, ऑब्लिक एक्सपायरेशन यानी निश्वसन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। दूसरा एनसीईआरटी बात करिए, अगला वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। दूसरा कौन सा है? आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, ठीक है। इसमें क्या है कि एक आप जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो आप नॉर्मल करते हो, जैसे अभी आराम से बैठे हुए पढ़ रहे हो, तो आप जो है इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन आराम से चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल। एक आपने नॉर्मल क्या कर लिया, अंतःश्वसन, इंस्पायरेशन कर लिया, उसके बाद आपने जोर लगा के और अंदर ले ली वायु, एयर को क्या कर लिया, और अंदर कर लिया है। नॉर्मल सांस थी,
फूटेंगे नहीं, क्यों डर रही है, कभी कभी प्रैक्टिस कर लिया कर। तो बलपूर्वक हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और जो एयर थी एटमॉस्फेयर में उसको और खींचा। नॉर्मल इंस्पायरेशन हो गया, अंतःश्वसन हो गया, उसके बाद भी हमने बल यानी फोर्स लगाकर जो वायु थी, एयर थी, उसको और खींच लिया। इसका जो अमाउंट है वो होता है 2,500 से 3,000 मिलीलीटर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, IR, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, लिखो इसमें। एक व्यक्ति एक व्यक्ति बलपूर्वक एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित अंतःश्वसित कर सकता है, बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है। ठीक है ना, इंस्पायरेशन करेगा वो कैसे, फोर्स लगा के। ठीक, इसका अमाउंट दे रखा है 2,500 से 3,000 मिलीलीटर। ठीक है, 2,000 से 3,000 मिलीलीटर। अब जैसे अंतःशोषण की बात की बल लगा के, वैसे हम किसकी बात करेंगे, निशोषण की। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निश्वसन सुरक्षित आयतन, निश्वसन सुरक्षित आयतन। तो अभी IRV में क्या किया, बल लगा के अंदर खींचा। इसमें क्या करेंगे, बल लगा के नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, निशोषण किया, फिर जोर लगा के। और ध्यान रखना, जिसको जुकाम लगी हो वो मत करना, ठीक है ना। हाँ ये भाई जुकाम लगी, वो कह रहा है मैं ERV कर लेता हूँ। हाँ वॉल्यूम अपने पता नहीं करना है, ठीक है ना, तो वायु के साथ में बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। एक, तो इसमें लिखो, एक व्यक्ति बलपूर्वक एक व्यक्ति बलपूर्वक वायु आयतन की अतिरिक्त मात्रा को एक व्यक्ति बलपूर्वक वायु आयतन की अतिरिक्त मात्रा को निश्वसित यानी एक्सपायरेशन, निश्वसित कर सकता है, कर सकता है, जिसकी मात्रा मतलब अमाउंट, ERV की बात करें हम तो 1,000 यानी 1,000 से 1,100 मिलीलीटर होती है, 1,000 से 1,100 मिलीलीटर होती है। ठीक है, अगला है साहब अवशिष्ट आयतन। कौन सा है, अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, RV कहते हैं इसको, अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन। इसमें क्या होगा कि भाई हमने अभी पढ़ा कौन सा, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, निश्वसन सुरक्षित आयतन, हमने क्या कहा कि नॉर्मल हमने क्या किया, एक्सपायरेशन किया, निश्वसन किया, वो वायु हमने क्या कर दी, बाहर निकाल दी, वो वायु हमने क्या किया, वायु को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, RV में रेजिडुअल वॉल्यूम यानी अवशिष्ट आयतन में क्या कर रहे हैं कि बलपूर्वक निश्वसित करने के बाद हमने फोर्स लगा के क्या कर लिया, एक्सपायरेशन कर लिया। उसके बाद जो लंग्स में, फेफड़ों में पीछे बाकी जो बच गई वायु, उसका आयतन। ऐसा तो नहीं फेफड़े खाली हो गए, ऐसा है क्या, बलपूर्वक निश्वसित करने के बाद में फेफड़ों में जो बाकी बची हुई वायु है उसका आयतन, वो क्या कहलाता है, अवशिष्ट आयतन कहलाता है। ठीक है,
रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। तो लिखो, समझ गए ना? हाँ, लिखो इसमें, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी, यानी आफ्टर एक्सपायरेशन, निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में बाकी रह जाता है, इसका अमाउंट जो है लिखो आप, 1100 से, आरवी का जो अमाउंट है वो 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे इस स्लाइड पे आयतन की बात की। पहला हमारे पास था टीवी, ज्वारीय आयतन, टेडल वॉल्यूम। फिर हमारे पास आया आईआरवी, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। उसके बाद हमने देखा बेटा ईआरवी, क्या देखा? ईआरवी, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, निःश्वसन सुरक्षित आयतन। उसके बाद हमने देखा अवशिष्ट आयतन, आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे क्षमता की। किसकी बात करेंगे? क्षमता, कैपेसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं इसको। क्या हुआ? ठीक है, चलो भाई, अब इसमें ये जो हमने आयतन देखे ना, इनको जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगी? कैपेसिटी आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। शॉर्टकट, ज़्यादा ध्यान में टेंशन नहीं लेनी दिमाग में कि क्षमता क्या है। पहली क्षमता आपके पास है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंतःशोषण क्षमता। कौन सी है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी, अंतःशोषण क्षमता। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में किस किस को जोड़ोगे? तो जोड़ दो भाई साहब, टीवी और आईआरवी को। किसको जोड़ोगे? टीवी, टीवी क्या था हमारा? टेडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन, प्लस आईआरवी, ये क्या था? अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ गई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंतःश्वसन क्षमता आ गई। कुछ नहीं लिखना है इसमें, बस ये लिखना है। हेडिंग लगाओ, अंतःश्वसन क्षमता। ठीक है, कर दो, ज्वारीय आयतन प्लस अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, खत्म। टीवी प्लस आईआरवी। क्या हुआ मोहित? क्या कह रहे हैं? ये गया था क्या? तू नहीं गया? अरे जाया करो रे। तू गया, खुद क्यों नहीं गया? भाई यहाँ से है ना, कॉलेज स्कूल के टूर है ना, हाँ, हमेशा याद आएंगे। आप डॉक्टर बन जाओगे, सेट हो जाओगे, आपका पैसा, खूब पैसा आपके पास, आप घूमो करोगे। लेकिन ये जो टाइम है, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के साथ टूर जाना करना, वो अलग ही होता है, इसलिए जाया करो। हम्म अगली है हमारे पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी, निःश्वसन क्षमता। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें किसको ऐड करोगे? इसमें ऐड कर दो किसको? टीवी को, और प्लस ईआरवी, प्लस टीवी प्लस ईआरवी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, निःश्वसन क्षमता। ठीक है, हाँ भाई, अगली आ गई हमारे पास क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफ आर सी। एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता।
इसमें किसको ऐड करोगे, इसमें ई आर वी प्लस आर वी, निःश्वसन सुरक्षित आयतन प्लस अवशिष्ट आयतन, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एफ आर सी, अवशिष्ट क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता आ जाती है। अगली है बेटा हमारे पास जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी वीसी, वाइटल कैपेसिटी वीसी जिसे हम कहते हैं जैव क्षमता। ठीक है, अब जैव क्षमता में कौन कौन हमारे पास, ईआरवी, टीवी और आईआरवी। सबसे पहले टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इन तीनों वॉल्यूम आयतन को हम ऐड करेंगे, शामिल करेंगे तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी या जैव क्षमता आ जाएगी। लिख दो, एक ही लाइन में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इनके बारे में, इतना ध्यान रखना है किस किस को, क्योंकि हम वॉल्यूम ऊपर पढ़ चुके हैं। और वॉल्यूम अगर बात करें किसकी बात इशारा कर रहा है, मिलीलीटर, जो कितनी कितनी है, ठीक है ना, उसकी बात करें। फिर हमारे पास फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी, इसमें सबको जोड़ दो, इसमें क्या करो, सबको जोड़ दो, जो बच गया एक तो कौन हो जाएगा, हमारे पास वीसी, और वीसी का मतलब क्या है, ये तीनों लिख सकते हैं ना, तो टीएलसी में वीसी ये हो गया। अब इन तीनों के अलावा क्या क्या बच गया हमारे पास, प्लस, देखो वीसी प्लस आरवी, समझ रहे हो, ध्यान से देखना, आरवी इसमें नहीं है क्या, कहीं नहीं है ना, ठीक है। ईआरवी है, टीवी है, आईआरवी है ना, तो बच्चा क्या, इससे बाहर क्या बचा, क्यों नहीं बचा, हाँ, तो वीसी मतलब इनकी तीनों की जगह मैं वीसी को लिख सकता हूं ना, और प्लस क्या हो जाएगा, आरवी, तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी आ जाएगा बेटा। बोलो, हो गया ना। अब अगला जो हेडिंग दे रखी है, हेडिंग लगाओ गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। अब गैसों का विनिमय हालांकि हम पढ़ चुके हैं, मैंने कहा था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम का कौन सा पार्ट, एल्वोलाई, कुपिका, वो जगह है जहां क्या होता है, गैसों का विनिमय अधिकतम वहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, अच्छा यहीं पर करते हैं, हेडिंग लगाओ गैसों का विनिमय, डायग्राम भी हमने बना लिया है, कुछ चीजें जो रह गई है उसकी बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। गैसों का विनिमय में बात करेंगे कि ये कैसा प्रोसेस, कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक निष्क्रिय, कैसी, निष्क्रिय, क्योंकि बिना एटीपी की हो रही है भाई, खर्चा थोड़ी करना पड़ रहा है सांस लेने में और छोड़ने में, नहीं ना, हाँ, तो ये एक निष्क्रिय, सक्रिय, सक्रिय नहीं, क्या लिखोगे, सरल, ये एक निष्क्रिय सरल विसरण प्रक्रिया है। ठीक है, अगला पॉइंट यह है दाब प्रवणता पर आधारित, दाब प्रवणता पर आधारित, यह है दाब प्रवणता पर क्या है, आधारित है। ठीक है, आंशिक दाब जो होते हैं ना, उनके अंतर को हम क्या कहते हैं, दाब प्रवणता। पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस जहां आता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब प्रवणता। आगे बात समझ में, नोट करो इसको, हेडिंग लगाओ गैसों का विनिमय।
गैसीय विनिमयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसीय विनिमयता को प्रभावित करने वाले कारक या गैसों के विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक बताओ कौन कौन से हैं। मैंने पढ़ा दिया, आपको बता दिया है कौन कौन से हैं। गैसों का जो विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मैं बात कर चुका हूँ, एक एक की बात कर चुका हूँ, एक बता चुका हूँ आपको। एक फॉर्मूला लिखाया था, याद करो। रेट ऑफ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैस से विनिमयता की दर। हाँ, ठीक है। तो हाँ, विसरण झिल्ली जो है ना, उसकी मोटाई पहला कारक क्या है प्रभावित करने वाला। विसरण झिल्ली की मोटाई, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, फर्स्ट फैक्टर, पहला कारक इसको प्रभावित करने वाला, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, विसरण झिल्ली की मोटाई। दूसरा रहेगा आंशिक दाब में अंतर, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब में अंतर जिसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। और तीसरा रहेगा गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता। ये तीन कारक है जो गैसीय विनिमय को प्रभावित करते हैं। और गैसों की विलेयता में ध्यान रखना बेटा, जो CO2 है वो उसकी जो विलेयता है वो ऑक्सीजन से क्या है ज़्यादा है। और कितना, 20 से 25 गुना, ये लिख लेना, कितनी ज़्यादा है, 20 से 25 गुना। तो गैसों के विनिमय में हमने एल्वोलाई की स्ट्रक्चर देख ली थी, संरचना देख ली थी, कुछ चीज़ें जो बाकी थी हमने यहाँ पे देखी है। ठीक है, बाकी करते हैं कल। ओके, थोड़ा सा बाकी है, लगभग कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना।